90 का दशक उत्तराखंड की तंग गलियों में दो युवक कभी साइकिल पर तो कभी सर पर टोकरी लादे च्यवनप्राश बेचने निकलते थे। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष था। लेकिन फिर आता है सन 2000। टीवी पर आस्था और संस्कार चैनल के जरिए एक योगा गुरु देश के घर घर में दाखिल होता है। देखते ही देखते जो साइकिल पर घूमते थे वो देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के मालिक बन गए। आज पतंजलि का मार्केट कैप 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या ये योगा, आयुर्वेदा और कड़ी मेहनत की एक साधारण कहानी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस कहानी का सिर्फ 1% जानते हैं। असली कहानी में टैक्स चोरी, रहस्यमय तरीके से गुरु का गायब हो जाना, मजदूरों का शोषण और हाल ही में सामने आया सरकारी जमीनों का एक बड़ा खेल। कहानी शुरू होती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से, जहां 1965 में रामकृष्ण का जन्म हुआ। पढ़ाई के लिए उन्हें जिंद के गुरुकुल भेजा गया। यहीं उनके गुरु आचार्य बलदेव ने उनको नाम दिया रामदेव। इसी गुरुकुल में उनकी मुलाकात नेपाली मूल के एक लड़के बालकृष्ण से हुई। इसके बाद बालकृष्ण हरिद्वार आ गए और यहीं उनकी मुलाकात आचार्य कर्मवीर से हुई, जिनका योगा को लेकर एक बड़ा विजन था। जल्द ही रामदेव भी हरिद्वार पहुँचे। स्वामी कर्मवीर ने रामदेव और बालकृष्ण को सिखाया कि एक साथ हजारों लाखों की भीड़ को योगा कैसे सिखाया जाता है। 5 जनवरी 1965 को इन तीनों ने मिलकर गुरु शंकरदेव के साथ मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। रामदेव अध्यक्ष बने, कर्मवीर उपाध्यक्ष और बालकृष्ण महामंत्री। यहीं से एक टीन शेड के नीचे दिव्य फार्मेसी की शुरुआत हुई। रामदेव का देसी अंदाज, लोगों की मुफ्त जांचें और दवाइयाँ बिकने लगी और धीरे धीरे रामदेव का परिवार भी हरिद्वार आ गया। उनके भाई राम भरत ने शुरू से ही पैसों का मैनेजमेंट पूरा अपने हाथों में ले लिया। जो संन्यास का पहला नियम था, परिवार और धन का त्याग, वो यहाँ आकर बदल चुका था। साल 2002 तक रामदेव की लोकप्रियता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुँच चुकी थी। लेकिन उन्हें देश के कोने कोने तक पहुँचाया धार्मिक टीवी चैनल्स ने। पहले संस्कार चैनल पर 20 मिनट का प्रोग्राम और फिर आस्था चैनल पे एंट्री। रामदेव ने योगा को इतना सरल बना दिया कि पूरे देश में हर घर से सुबह सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम की आवाजें आने लगी। लोकप्रियता बढ़ी तो दिव्य फार्मेसी पैसे छापने की मशीन बन गई। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ वैचारिक मुठभेड़। जो योगा शिविर पहले मुफ्त था, अब उनके लिए 500 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक के टिकट बिकने लगे। जो मंच के जितना पास बैठेगा टिकट उतना महंगा होता जाएगा। आचार्य कर्मवीर को लगने लगा कि उनके सन्यासी साथी अब योगा से भटककर पैसे छापने के पीछे भागने लगे हैं। नतीजा 25 मार्च 2005 होली के दिन आचार्य कर्मवीर बिना कुछ लिए हमेशा के लिए आश्रम छोड़कर चले गए। कर्मवीर के जाने के बाद रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। करोड़ों की कमाई हो रही थी। लेकिन 2004 से 5 के टैक्स रिटर्न में दिव्य फार्मेसी ने पूरे साल की बिक्री मात्रा सिर्फ 67,000 रुपए दिखाई। उत्तराखंड की कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो को शक हुआ। जांच में पता चला कि हजारों पार्सल और मनी ऑर्डर के जरिए करोड़ों का माल बेचा गया। जब छापा पड़ा तो 5 करोड़ की सेल्स की चोरी पकड़ी गई। का मैगजीन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस छापे के बाद राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि ईमानदार ऑफिसर को समय से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब यही नहीं थमा, दिव्य फार्मेसी के 115 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। मजदूरों ने आरोप लगाया कि पतंजलि की दवाइयों में इंसान और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है। फिर कम्युनिस्ट नेता बिंदा करट की एंट्री हुई। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रामदेव को क्लीन चिट दे दी थी और इस पूरे मामले को मजदूरों का अधिकार की जगह मल्टीनेशनल कैंपेन बनाम सनातन धर्म का रूप दे दिया गया। फिर 14 जुलाई 2007 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। रामदेव के गुरु स्वामी शंकरदेव रोज की तरह टहलने निकले लेकिन कभी वापस नहीं आए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जिस वक्त गुरु गायब हुए, रामदेव अमेरिका के टूर पर थे। हिंदू परंपरा में गुरु ही सब कुछ होता है, लेकिन रामदेव ने अपना विदेशी दौरा तुरंत रद्द नहीं किया। वो करीब 3 हफ्ते बाद भारत लौटे। बाद में जब रामदेव ने काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो अक्टूबर 2012 में कांग्रेस सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन जैसे ही 2014 में केंद्र सरकार में सत्ता बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और ये केस हमेशा के लिए दफन हो गया। 2014 के बाद पतंजलि की ग्रोथ किसी चमत्कार जैसी थी। जो कंपनी 2009 में सिर्फ 13 करोड़ कमाती थी, वो 2022 आते आते 45,000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंच गई। आचार्य बालकृष्ण भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन क्या ये सब लीगल तरीके से हो रहा था? तो इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया खोजी रिपोर्ट ने एक खुलासा किया है। मसूरी में एक ऐतिहासिक जगह है, जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट।
उत्तराखंड सरकार ने इसके डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23.5 करोड़ का लोन लिया था। दिसंबर 2022 में इस 142 एकड़ की जमीन और हेरिटेज म्यूजियम को 15 साल के रेंट पर देने का टेंडर निकाला। टेंडर में 3 कंपनियों ने बोली लगाई, प्राकृति ऑर्गेनिक्स, भरवा एग्री साइंस और राजेश एरो स्पोर्ट्स। राजेश एरो स्पोर्ट्स को टेंडर मिल गया, लेकिन जब पत्रकारों ने जांच की तो पता चला कि तीनों ही कंपनियों के पीछे एक ही इंसान का दिमाग था, आचार्य बालकृष्ण। तीनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी थी, जो टेंडर के नियमों का सीधा उल्लंघन है। सरकार को 15 सालों में सिर्फ 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि खुद सरकार ने इस पर लोन लेकर 23.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साफ शब्दों में बोलूं तो ये एक खुला टेंडर स्कैम था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर पूरी तरह गायब रही, क्योंकि पतंजलि का करोड़ों का विज्ञापन इन चैनल्स को चुप रखता है। साइकिल पर च्यवनप्राश बेचने से लेकर करोड़ों की बेनामी जमीन और कॉर्पोरेट स्कैम तक का ये सफर भारत की सबसे बड़ी बिजनेस केस स्टडी में से एक है। बाबा रामदेव ने इन 3 चीजों का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया, सनातन धर्म, देशभक्ति और मार्केटिंग, और इसी कॉम्बिनेशन के जरिए उन्होंने पूरे देश के इमोशन का इस्तेमाल करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।